खबर यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल है जिसमें आज भारत की टक्कर ऑस्ट्रेलिया से होने वाली है। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया अभी तक सारे मैच जीती है और आज भी जीत के उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह पक्की करने के लिए मैदान में उतरेगी। टीम इंडिया फाइनल के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने के लिए भी उतरेगी, क्योंकि 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत को हार का सामना करना पड़ा था। और पिछले 14 साल में अगर हम बात करें रिकॉर्ड्स की, तो टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट में एक भी नॉकआउट मैच में ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाई है और आज उसी सिलसिले को तोड़ने का मौका टीम इंडिया के पास है। आज सेमीफाइनल के लिए टीम इंडिया में बदलाव की उम्मीद कम है। आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी भारत 4 स्पिनर के साथ उतर सकता है, तो आज का दिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो कई मिशन है। पहला मिशन यह है कि सेमीफाइनल के मैच को जीतकर फाइनल में पहुंचना है और इसके साथ ही साथ वर्ल्ड कप का जो बदला है वो भी लेना है और उस सिलसिले को भी तोड़ना है जिसमें नॉकआउट मैच जो है जितने भी भारत ने खेले हैं 14 साल में, ऑस्ट्रेलिया से अब तक भारत नहीं जीत पाया है। और टीम इंडिया की जीत के लिए देश भर में पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो गया है। वाराणसी के प्राचीन शिव मंदिर में महाआरती और दुग्धाभिषेक किया गया। लोगों ने सेमीफाइनल में टीम इंडिया की जीत की कामना की। तो वाराणसी की तस्वीर है जहां पर महादेव की शरण में जो क्रिकेट के समर्थक हैं वो पहुंचे हैं, भारतीय टीम के प्रशंसक पहुंचे हैं। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में जहां एक तरफ भारत का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ देश भर के जो क्रिकेट फैंस हैं उम्मीद लगाए बैठे हैं और प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो चुका है। काशी के प्राचीन भगवान शंकर मंदिर पर हम हैं और यहाँ पर दुग्धाभिषेक किया गया है, महाआरती की गई है और एक ही प्रार्थना है कि भारत इस सेमीफाइनल मुकाबले को जीतकर सीधा फाइनल में प्रवेश करे और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी मुकाबले को भी जीते। आप देखिए कि उनके हाथों में जो क्रिकेट प्रशंसक है उनके हाथ में हार्दिक पांड्या, राहुल, इसके अलावा गिल और तमाम जो रोहित शर्मा, ये जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनकी तस्वीर है। उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की गई है। आज आपने कैसे भगवान शंकर को प्रसन्न किया है, क्या किया है आपने कि भारतीय टीम को उनकी दुआ लगे, उनकी प्रार्थना, उनकी जो आशीर्वाद है वो लगे? देखिए, भगवान शिव को हम भोलेनाथ के नाम से भी जानते हैं और जो उनसे मांगे वो जरूर देते हैं। हमने यहाँ पर भगवान शिव का दुग्धाभिषेक किया है 11 लीटर दूध से और उसके बाद हमने एक भव्य आरती की ताकि भगवान शिव हमें वरदान में भारतीय टीम की जीत दे सकें और निश्चित तौर पर भारतीय टीम कल जीतने जा रही है। क्या लग रहा है किस पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है? शानदार लय में है भारतीय टीम, कल न्यूजीलैंड को हराया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमेशा डर रहता है, होने क्या वाला है मैच? होने वाला तो एकदम साफ निर्धारित है कि भारत जीतेगी सेमीफाइनल और कोहली पे बहुत ज़्यादा भरोसा है लोगों का। इस बार कोहली अपना रूप रंग दिखाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से दिखाएंगे। कोहली पर सबसे ज़्यादा भरोसा है, फैंस सबसे ज़्यादा उम्मीद इस बात पर लगाते हैं कि नहीं, बड़े टूर्नामेंट में भारत जरूर जीते, लेकिन निश्चित तौर पर सफ़र आसान नहीं होता। आप क्या सोच रहे हैं, क्या होने वाला है मुकाबले? अच्छा खेलेगी टीम इंडिया और हम लोग चाहते हैं कि इंडिया जीते और सब प्लेयर फॉर्म में हैं। अब बात कर लेते हैं मौसम की, कुदरत के काल चक्र की। मार्च का महीना शुरू हो गया है, कुछ दिन के बाद होली का त्योहार है, लेकिन अगर मौसम ने अपनी मनमानी नहीं छोड़ी तो हो सकता है कि कई लोगों को होली का त्योहार भीषण गर्मी के बीच मनाना पड़े। लेकिन पहाड़ पर ऐसा नहीं है, वहां बेहिसाब बर्फबारी हो रही है, चीख पुकार मची है। कहीं पहाड़ खिसक रहे हैं तो कहीं एवलांच ने लोगों को डरा दिया है। ग्लेशियर अवलांच आया रे, अरे बच गए रे। ये मौसम की मार नहीं तो और क्या है। मार्च के महीने में ये कुदरत की मनमानी नहीं
तो और क्या है। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल का वीडियो है। 48 घंटे की लगातार बर्फबारी के बाद नाले में ग्लेशियर बहता नजर आया तो लोगों की सांस अटक गई। इस व्यक्ति का संघर्ष बताता है कि पहाड़ में इस वक्त जिंदगी बितानी कितनी मुश्किल है। घर तक पहुंचना है, कमर तक बर्फ है, राह मुश्किल है, लेकिन मंजिल तक जाना है। रास्ता इस तरह से बनाना पड़ रहा है। इस वक्त बर्फबारी बहुत ज्यादा हो गया है। यहाँ से 4 फुट से भी ज्यादा हो गया यहाँ पे। मुश्किल हर तरफ है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। ये वीडियो बारामूला का है, जहाँ भारी बर्फबारी के बाद घर के आगे की सीढ़ियाँ ढक गई, जिसे लोग हटाते नजर आए। सड़क के हालात तो और ज्यादा खराब हैं। प्रशासन को बर्फ हटाने के लिए जेसीबी उतारनी पड़ी। हालात देखिए और सोचिए कि रास्ते अगर ऐसे हो जाएं तो लोग क्या करेंगे। ये वीडियो कुलगाम से आया है, जहां भारी बर्फबारी के बाद सड़क पर बर्फ की मोटी चादर जम गई। कश्मीर में मौसम की दगाबाजी आपने देख ली, अब हिमाचल प्रदेश के बिगड़े हुए हालात देखिए। ये वीडियो स्पीति के गयू से आया है, जहां आईटीबीपी कैंप के पास हिमस्खलन हुआ और जवान कैंप छोड़कर भागने लगे। ग्लेशियर अवलांच आया रे। होय होय। अरे बच गए रे। यानी एक बड़ा हादसा टल गया। हादसा चंबा में भी टल गया, जहां भरमौर के पास अचानक एक पहाड़ी भरभरा कर गिर गई। कुदरत जब अपने पर आता है तो कैसे डराता है, इसकी एक बानगी कांगड़ा से आई इस वीडियो के जरिए देखिए। कांगड़ा में लगातार बारिश के बाद बादल फटा और लोग सहम गए। बादल फटा तो तबाही निश्चित थी। नदी में ऐसा उफान आया कि गाड़ियां बह गई, किसानों की फसल बर्बाद हो गई। पानी का प्रवाह ऐसा था मानो वो सब कुछ बहा ले जाएगा। कांगड़ा में ही दियोट झरने के पास ऐसा भीषण लैंडस्लाइड हुआ कि बस स्टैंड तक बह गया और यातायात पूरी तरह ठप पड़ गया। कुदरत की क्रोध लीला के आगे कोई नहीं टिक सकता। इसका उदाहरण इस वीडियो से समझिए। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश से तबाही मच गई। भूतनाथ नाले में कई गाड़ियां बह गई और जब बारिश बंद हुई तो गाड़ियां मलबे के ढेर में कूड़े की तरह नजर आईं। ये वीडियो भी कुल्लू का है, जहां बारिश के बाद होटल से पानी इस तरह निकलता नजर आया मानो कोई नाला हो। क्लासिक होटल में कुल्लू में पिछले दिनों ऐसी बारिश हुई कि नाले में बाढ़ आ गई। ये गांधीनगर का नाला है, जहां ऐसा उफान आया कि लोग डर गए। नाले का पानी लोगों के घर के सामने से बहने लगा और बहाव ऐसा जिसे सुनकर ही सिहरन पैदा हो जाए। हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं ग्लेशियर बह रहा है तो कहीं बरसाती नालों में बाढ़ आई है। सैकड़ों सड़क बंद हो गई, हजारों गांव बेहाल हैं, लाखों लोग परेशान हैं और चिंता की बात तो ये है कि आने वाले दिनों के लिए भी इसी तरह कई जगहों पर खतरे का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन ये मौसम का कैसा खेल है कि पहाड़ों पर तबाही है और मैदानी इलाकों में वक्त से पहले ही गर्मी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बिहार में मार्च के महीने में ही झुलसा देने वाली गर्मी पड़ सकती है। अनुमान ये भी है कि बक्सर, आरा, रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद जैसे जिलों में मार्च के महीने में लू चल सकती है।
बिहार में गर्मी ने अभी से ही रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं। फरवरी में गर्मी ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ा और लोग अभी से ही पंखा चलाकर सोने लगे। हालात ये हैं कि बिहार में कई जिलों में तापमान अभी से ही 30 डिग्री से ऊपर जाने लगा है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि फरवरी के महीने में सामान्य से 96% कम बारिश हुई। यानी सीधी बात यह है कि इस बार मार्च में तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। जो हालात अप्रैल और मई में होते हैं वो मार्च में ही नजर आ सकते हैं। हालात सिर्फ बिहार के नहीं बिगड़े, मुंबई का हाल भी कुछ ऐसा ही है। मुंबई ने इस बार जैसी फरवरी देखी वैसी शायद ही कभी देखी हो और अब डर है कि मार्च में क्या होगा। फरवरी में इस बार तापमान कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 38 से 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि दिन के वक्त लू चल रही है और लोग धूप से बचते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई की खासियत यहाँ का मौसम है, जहाँ ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज्यादा सर्दी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यहाँ भी हालात बिगड़ने वाले हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो अप्रैल मई में क्या होगा, इसको लेकर लोगों में अभी से ही चिंता है। अब बात हरियाणा के चर्चित हिमानी हत्याकांड का, जिसका खुलासा हो गया है। पुलिस ने इस केस में सचिन नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी में कैद सबूत भी सामने आए हैं। वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी सचिन हिमानी का शव सूटकेस में लेकर जा रहा है। सूटकेस में ही हिमानी के शव को सचिन ने ठिकाने लगाया था। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक आरोपी और मृतक एक दूसरे के परिचित थे और मर्डर की वजह पैसों का लेन देन था। लेकिन पीड़ित परिवार ने पुलिस की इस थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया। परिवार ने ब्लैकमेलिंग का सबूत नहीं मिलने तक शव का अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया है। राहुल गांधी के साथ हिमानी नरवाल, भूपेंद्र हुड्डा के साथ हिमानी नरवाल, दीपेंद्र हुड्डा के साथ हिमानी नरवाल। हरियाणा की एक उभरती नेता जो कांग्रेस की बेहद सक्रिय कार्यकर्ता थी, जिसने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी हिस्सा लिया था। उसकी सूटकेस में बंद लाश मिलने से प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हड़कंप मचा। रोहतक जिले के सांपुला कस्बे में 1 मार्च की सुबह नीले रंग के सूटकेस में कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी की लाश मिली तो हरियाणा की सियासत में सनसनी मच गई। लाश एक लड़की की थी, वो भी कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार की करीबी। ऐसे में इस पर सियासत भी तेज हो गई, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और 48 घंटे के अंदर गुत्थी सुलझा लेने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक रोहतक के विजयनगर इलाके में हिमानी के घर में ही आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। आरोपी सचिन झज्जर का रहने वाला है, जहां उसकी मोबाइल की दुकान है। पुलिस के मुताबिक 1-1.5 साल पहले सचिन और हिमानी में जान पहचान हुई थी। 27 फरवरी को आरोपी सचिन रोहतक के विजयनगर स्थित हिमानी के घर आया, रात को वहीं रुका। 28 फरवरी को दिन में दोनों में कहासुनी हुई और सचिन ने चुन्नी से उसका हाथ पैर बांधकर फिर मोबाइल चार्जर के तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहासुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था, उसको ले जाके अपना जो उसकी शॉप थी, दुकान या अपना झज्जर के अंदर, वहां छुपाया। इसके बाद आरोपी सचिन अपने साथ हिमानी के गहने, जेवर, लैपटॉप और कीमती सामान भी लेता गया। रात के वक्त फिर लौटा तो लाश को सूटकेस में पैक किया और ऑटो में सवार होकर सांपुला कस्बे में बस स्टैंड के करीब ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने इसकी वजह पैसों का लेन देन बताया है। पहले ये घर पे ही रहा। शाम को 5 बजे के आसपास जब इनकी अनबन होगी, लड़ाई वगैरह हुई कोई पैसे के लेन देन पे या किसी बात पे, तो उसके बाद इसने उसका गला घोंट के वो जो केबल थी मोबाइल चार्जर की, उससे मार दिया। हालांकि पुलिस की इस थ्योरी पर घर वालों को एतबार नहीं है। वो ब्लैकमेलिंग की वजह को सफेद झूठ बता रहे हैं। वो दोस्त मान के चलती रही, अगले के दिमाग में गोबर चलता रहा और उसने मेरी बेटी के साथ क्या किया, क्या करना चाहा और उसका मेरी बेटी ने ऑब्जेक्शन उठाया
और उसके खिलाफ हाथापाई में मतलब उसने मतलब ये कांड कर दिया, और अब वो अपनी गलती छुपाने के लिए वो कुछ भी करेगा, ठीक है। लेकिन रही पैसे वाली बात, तो ये पार्टी भी जानती है, पूरा रोहतक जानता है। मेरी बेटी रिश्तेदारों से भी मतलब 10 रुपए की भी मदद नहीं लेती थी, तो वो उससे पैसे की डिमांड कैसे करेगी? जब तक इस बात का प्रूफ नहीं मिल जाता कि वो एक ब्लैकमेलिंग, इससे हम तो संतुष्ट नहीं है जब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, जब तक इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाते। पुलिस का कहना है कि आरोपी सचिन पहले से शादीशुदा और बाल बच्चेदार है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये कि हिमानी से उसकी जान पहचान कैसे हुई। तो इसे लेकर हिमानी के मामा ने बहुत बड़ा दावा किया है। राहुल की यात्रा में ये गए हुए थे, उस टाइम पे फोटो वगैरह खींचने के लिए मतलब कि इसको वो किया गया था, भारत जोड़ो यात्रा। हाँ जी। हिमानी अपने साथ ले गई। हाँ जी। तो सचिन भी क्या कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता है, तब मुलाकात हुई थी? नहीं, इस चीज का नहीं पता, कांग्रेस का कुछ है या नहीं है ये नहीं पता है। फिलहाल ये जांच का विषय है कि क्या वाकई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही हिमानी आरोपी सचिन के संपर्क में आई, और क्या पैसों की उगाही ही मर्डर की वजह बनी, या फिर हत्या की असली हकीकत कुछ और है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को औरंगजेब की तारीफ करना महंगा पड़ गया। शिवसेना सांसद नरेश महास्के की शिकायत के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अबू आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ की थी और इसके बाद महाराष्ट्र में जो सियासी पारा है वो हाई हो गया है। अबू आजमी के ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। यहाँ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रहने का उनको अधिकार नहीं है। जिस औरंगजेब ने हिंदुओं की सैकड़ों हजारों मंदिरें तोड़ महिलाओं पे अत्याचार किया, छत्रपति संभाजी महाराज पे क्रूर अत्याचार किया, वो देश के खिलाफ था, उसने अपना देश लूटा। उसका अगर भलामण उसके ऊपर स्तुति सुमन अबू आजमी कर रहे हैं तो ये हमको सहन होने वाला नहीं है। हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब ने मांगनी की है कि अबू आजमी के ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। अबू आजमी ने औरंगजेब के क्रूर शासक होने से इनकार किया था, साथ ही दावा किया था कि औरंगजेब के समय हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी। हालांकि विवाद बढ़ा तो उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी, लेकिन सफाई में भी औरंगजेब की तारीफ ही की। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। मैं एक ही बात बोलूँगा, औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी, समझा आपने। और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था कि राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर ज़बरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। अबू आजमी के बयान के बाद महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हो गया है। औरंगजेब को लेकर बयान के खिलाफ शिवसेना शिंदे गुट के नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे अबू आजमी के खिलाफ आक्रामक हो गए। एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी से माफी की मांग की तो आदित्य ठाकरे ने आजमी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छत्रपति संभाजी महाराज ये हमारे देवता है, राष्ट्र पुरुष है, और ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए उन्होंने तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके ऊपर देशद्रोह का कलम लगाना चाहिए। महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? भाजपा की है। तो क्या भाजपा का प्यार सिर्फ बयानों के लिए, बयानबाजी के लिए है कि अभी उन पे कोई एक्शन होगी? ये 3 लोगों पे, सिर्फ अबू आजमी नहीं, अबू आजमी तो है ही, लेकिन उतना ही गंदा स्टेटमेंट सोलापुरकर ने किया है, कोरटकर ने किया है। तीनों को सजा मिलनी चाहिए, तीनों को अरेस्ट करना चाहिए, तीनों की परेड निकालनी चाहिए।